रात के ठीक 10 बजे तेज बारिश में गांव की पुरानी चाय की टपरी पर 3 दोस्त बैठे थे, सुरेश, राजू और विनय। अरे भाई, ये रात की चाय का मजा ही अलग है। दिन में तो भीड़ रहती है, पर रात में बस हम और ये टपरी। मजा तो है, लेकिन इतनी रात गए मुझे वो टंकी वाली तरफ का रास्ता ठीक नहीं लगता। मेरा वहीं से आना जाना होता है हर बार। वहां से अजीब आवाजें आती हैं। तो भी ना राजू, हर चीज में डर ढूंढ लेता है। टंकी है, पानी है, आवाजें तो आएंगी ही। नहीं विनय, आवाजें पानी की नहीं होती। कल रात मैंने वहां एक आदमी देखा था, अजीब सा, अकेला खड़ा था और लगातार टंकी की सीढ़ियों को देख रहा था। तीनों दोस्तों की हंसी अचानक थम गई। टपरी पर सन्नाटा छा गया। अरे राजू, तू भी ना हर चीज में डर ढूंढ लेता है। हो सकता है कोई रात को टहलने आया हो। खाना खाने के बाद अक्सर लोग अकेले टहलने निकल जाते हैं। अपने गांव में से ही कोई होगा, बेकार में डरा रहा है। नहीं सुरेश, वो आदमी टहलने वाला नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो लगातार टंकी की सीढ़ियों को देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। तूने दूर से देखा होगा, अंधेरे में अक्सर चीजें अलग दिखती हैं। तुझे पास जाकर देखना चाहिए था। मैंने पास जाकर देखा था विनय, और सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। राजू की बात सुनकर सुरेश और विनय दोनों चुप हो गए। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। अगर सच में ऐसा कोई अजीब आदमी टंकी के पास घूमता है, तो गांव वालों ने कभी उसे क्यों नहीं देखा? ऐसा कुछ नहीं है राजू। देखा है, लेकिन कोई बोलता नहीं। पिछले महीने जगमोहन ने भी उसी आदमी को देखा था। अगले दिन वो बीमार पड़ा और फिर गायब हो गया। गायब? मतलब ये है कि उसका कोई पता नहीं चला। घर वाले आज तक ढूंढ रहे हैं। गांव वाले तो कहते हैं कि वो शहर चला गया। ये बोलकर वो बात को टाल देते हैं। तुम लोग मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे भी वही एहसास होता है। जब भी मैं रात को टंकी के पास से गुजरता हूँ, ऐसा लगता है कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। साथ साथ? मतलब तूने किसी को देखा है? देखा नहीं, पर कदमों की आवाज साफ सुनाई देती है। मैं रुकता हूँ तो वो भी रुक जाता है। मैं तेज चलता हूँ तो वो भी तेज हो जाता है। लेकिन पीछे मुड़कर देखो तो वहां कोई नहीं होता। अगर ये सब सच है तो हमें आज रात टंकी पर जाकर देखना चाहिए। चाय वाले की बात सुनकर सब चुप हो गए। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तय किया कि आज रात वो टंकी पर जाकर उस रहस्यमयी आदमी का सामना करेंगे। बारिश अब थम चुकी थी। रात और भी गहरी हो चली थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। सुरेश, राजू और विनय ने तय किया कि वो चाय वाले की बात सच है या नहीं, ये देखने खुद टंकी तक जाएंगे। टपरी से निकलकर जब वो सुनसान गली से गुजरे तो हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। ये रास्ता कितना सुनसान है। दिन में तो यहाँ बच्चों की भीड़ रहती है। यही तो मैंने कह रहा हूँ, वो आदमी सच में है। शायद उसी ने जगमोहन को भी गायब किया हो। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। रास्ते पर तो कोई नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है? तीनों जब टंकी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के नीचे एक आदमी खड़ा है। लंबा, दुबला, बिना कपड़ों के, और उसकी गर्दन झुकी हुई थी। वो लगातार ऊपर टंकी की सीढ़ियों को देख रहा था। कौन है ये? ये वही आदमी है जिसे मैंने देखा था। कितना अजीब है ना? अरे सुनो, तुम यहां क्यों खड़े हो? कौन हो तुम? आदमी धीरे धीरे सिर घुमाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या मतलब? तुम यहां क्यों खड़े हो? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम पास वाले गांव से हो? हर रात यहां क्या करने आते हो? जो भी मेरा नाम जानना चाहता है वो सुबह तक जिंदा नहीं रहता। तीनों दोस्तों ने देखा कि उस आदमी की परछाई जमीन पर नहीं थी और टंकी की सीढ़ियों पर खून के निशान चमक रहे थे।
चलो यहाँ से, ये इंसान नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा। राजू, सुरेश, चलो यहाँ से। नहीं, मुझे जानना है ये कौन है। पागल हो गए हो क्या सुरेश? ये खतरनाक है। क्या पता वो हमारे साथ क्या कर दे। अजनबी धीरे धीरे टंकी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लोहे की चरमराहट गूंज रही थी। सुरेश वहीं खड़ा रहा, जबकि राजू और विनय पीछे हट गए। अब तुम्हारी बारी है। उस रात टंकी पर जो हुआ उसका जिक्र किसी ने कभी पंचायत में नहीं किया, क्योंकि सुबह तक सुरेश गायब हो चुका था। सुबह होते ही गांव में हलचल मच गई। सुरेश का कोई पता नहीं था। राजू और विनय ने रात की घटना बताई, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। लोग कहने लगे कि सुरेश कहीं बाहर चला गया होगा। हमने अपनी आंखों से देखा था, वो आदमी टंकी पर था और सुरेश उसी के पीछे गया। उसकी परछाई नहीं थी और सीढ़ियों पर खून था। वो इंसान नहीं था। तुम दोनों डर के मारे वहम कर रहे हो। सुरेश खुद ही कहीं चला गया होगा। लेकिन राजू और विनय जानते थे कि ये वहम नहीं था। उस रात जो उन्होंने देखा था वो उनकी आंखों में अब भी जिंदा था। शाम को दोनों फिर टरी पर पहुंचे। चाय वाला चुपचाप बैठा था, जैसे वो सब पहले से जानता हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, टंकी के पास मत जाना। वहां जो आदमी खड़ा होता है वो किसी का इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? और सुरेश कहाँ गया? वो आदमी हर बार किसी को चुनता है, और जिसको चुन लेता है वो सुबह तक गांव में नहीं रहता। मतलब सुरेश कभी वापस नहीं आएगा? अब तक जो गया है वो कभी लौटा नहीं। चाय वाले की बात सुनकर राजू और विनय दोनों सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि सुरेश अब कभी वापस नहीं आएगा। दिन बीतते गए, लेकिन टंकी का रहस्य वहीं का वहीं रहा। हर रात कोई ना कोई उस अजनबी को देखता और कुछ दिनों बाद गांव से कोई गायब हो जाता। ये सब झूठ है, मैंने कभी कुछ नहीं देखा। लेकिन हर बार कोई गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आदमी सच में है और अब अगली बारी शायद हमारी है। सुरेश के गायब होने के बाद राजू और विनय हर रात डर में जी रहे थे। उन्हें लगता था कि अब अगली बारी उनकी है। गांव में लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन दोनों जानते थे कि टंकी पर खड़ा अजनबी सच है। विनय, मुझे लगता है अब वो हमें ही ढूंढ रहा है। हाँ, जब भी मैं टंकी के पास से गुजरता हूँ ऐसा लगता है कोई मेरे पीछे चल रहा है। अगर हम भागते रहे तो ये रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। हमें इसका सामना करना ही होगा। उस रात दोनों ने तय किया कि वो टंकी पर जाकर देखेंगे कि आखिर उस अजनबी का सच क्या है। रात गहरी हो चुकी थी। राजू, ये रास्ता कितना डरावना है। सुनसान में हर आवाज अजीब लगती है। डर को दिल से निकाल। आज हमें सच देखना ही होगा। टंकी के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा सीढ़ियों के नीचे वही अजनबी खड़ा था। आज भी वो उस दिन जैसा ही खड़ा था। उसे देखकर लगता है मानो वो टंकी से बंधा हो। राजू, ये आज भी यहीं खड़ा है। इसी ने हमारे दोस्त को गायब किया है। अरे सुनो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हें सच जानना है तो ऊपर आओ और देखो कि टंकी में क्या छिपा है। राजू और विनय ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर और जिज्ञासा दोनों उनके चेहरों पर साफ थे। धीरे धीरे वो टंकी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर लोहे की चरमराहट गूंज रही थी। ऊपर पहुंचते ही अजनबी उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें और भी डरावनी थीं। राजू, मुझे लग रहा है हम फंस गए हैं। बस थोड़ा और, हमें जानना होगा। अब तुम्हारी बारी है। तुम लोगों ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त के पास भेज दूंगा। सुबह होते ही गांव में फिर हलचल मच गई। लोग इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। सुरेश के बाद अब राजू और विनय भी रात भर घर नहीं लौटे थे। उनके परिवार वाले परेशान थे और गांव में डर फैल गया था। ये तीसरी बार है जब कोई टंकी के पास गया और वापस नहीं आया।
पंचायत को कुछ करना होगा। ये रहस्य अब और नहीं सहा जाएगा। आखिर कब तक हम हमारे लोगों को खोते रहेंगे? कहीं वो अजनबी सच में कोई शैतान तो नहीं? गांव में अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता टंकी में भूत है, कोई कहता वहां कोई पुराना श्राप है। लेकिन चाय वाला चुपचाप सब सुन रहा था, जैसे वो सब पहले से जानता हो। शाम को गांव वाले फिर टपरी पर इकट्ठा हुए। चाय वाला गंभीर चेहरा लिए बैठा था, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने तो उन लोगों को पहले ही कहा था, टंकी के पास मत जाना। वो आदमी हर बार किसी को चुनता है। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और चले गए टंकी के पास। तो अब राजू और विनय भी नहीं लौटेंगे? हाँ, लगता तो यही है। अब तक जो गया है वो कभी लौटा नहीं। लौटा नहीं मतलब? तुम ये सब कैसे जानते हो? हरिराम टंकी पर ऐसा क्या राज है? कौन है वो आदमी जो हमारे गांव वालों को गायब कर रहा है? मुझे उस आदमी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मुझे तो पास के गांव वालों से पता चला कि ऐसा ही आदमी उनके गांव में भी देखा गया। यहाँ बातें करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुसीबत बढ़ती जाएगी। दिनबंधु काका, आप सही कह रहे हो। ये हमारे गांव वालों की सुरक्षा की बात है। हम इस तरीके से इस बात को नकार नहीं सकते। हमें टंकी पर जाकर देखना होगा, आखिर कौन है वो आदमी जो हमारे साथियों को गायब करने में लगा है। मैं तो कहता हूं अभी जाकर देखते हैं। मेरी बात मानो, आप पंचायत में ये बात बता दो, वो लोग देख लेंगे। वैसे भी वो इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। आप सबका इतनी रात को वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। पहले ही बहुत लोग गायब हो चुके हैं। चाय वाले की बात सुनकर सब सन्न रह गए। गांव में डर और गहरा हो गया। गांव में डर अब हद से ज्यादा फैल चुका था। सुरेश, राजू और विनय के गायब होने के बाद लोग समझ गए थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। पंचायत ने तय किया कि अब इस रहस्य को खत्म करना ही होगा। आज रात हम सब मिलके टंकी पर जाएंगे, चाहे जो हो, हमें सच जानना होगा। लेकिन प्रधान जी, ये काफी खतरनाक होगा। हमें नहीं पता वो आदमी हमारे साथ क्या कर दे। किसी ने उसे पहले गांव में देखा नहीं, वो सिर्फ टंकी के पास ही दिखाई देता है। क्या पता वो शैतान हो, वो पहले ही हमारे लोगों को खाकर बैठा है। पुरुषोत्तम जी, आप सही कह रहे हैं। हमें हर कदम सावधानी के साथ रखना होगा। जल्दबाजी में फैसला लेना खतरनाक होगा। बाकी प्रधान जी का फैसला। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें सुरेश, राजू और विनय की चिंता नहीं है? वो हमारे गांव के नौजवान थे, हमारे गांव का भविष्य। हम उन्हें ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें आज ही टंकी के पास जाकर तलाश करनी होगी। अगर ये सच है कि वो तीनों वहीं से गायब हुए हैं, तो आज पता लगाकर ही हम मानेंगे। चलो मेरे साथ। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के लोग उम्मीदें लेकर टंकी की तरफ बढ़े। हवा भारी थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक मौसम भी बिगड़ने लगा। चलते चलते वो लोग टंकी तक पहुंच चुके थे। अचानक बारिश भी होने लगी। सीढ़ियों के नीचे वही अजनबी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब और डरावनी थीं और चेहरा अंधेरे में चमक रहा था। तुम सब आ ही गए, अब पूरे गांव की बारी है। तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। इतना कहकर अजनबी ने हाथ उठाया। हवा में अजीब सी गूंज हुई। अंधेरे में सिर्फ उसकी हंसी गूंज रही थी और उसी पल टंकी की दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, ये गांव श्रापित है, जान प्यारी है तो भाग जाओ यहां से। गांव वाले चीखते हुए भागने लगे, लेकिन कुछ ने देखा कि टंकी के ऊपर सुरेश, राजू और विनय की परछाइयां खड़ी थीं, जैसे वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। उस रात के बाद गांव में कोई भी टंकी के पास नहीं गया। लोग अपने घरों में कैद हो गए और धीरे धीरे गांव सुनसान हो गया।